Good morning, everybody. I hope you all are well in your home. And in the mathematics, we have already completed Unit 1, in which the chapters are the integer, fraction, decimal, rational numbers, power, and exponent. Okay, so these all four chapters we have completed. So today we are going to start with the Unit 2, that is called the algebra. And in this unit, we have to study the two chapters, algebraic expressions and linear equation in two variables. Okay, so today I am going to start with the very first chapter of the algebra, that is called the algebraic expression. Okay, so today in this video we are just going to discuss the basic concept of this chapter and what are the basic topics that are important in this chapter that we are going to discuss today in this video. Okay, so again, now we are going to start the chapter. Okay, so algebraic expression, this is chapter number 5. तो देर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर देयर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. तो ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल है, इसका जो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट को मुझे बहुत अच्छे से समझना है. और ये जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली फॉर दिस क्लास बट फॉर योर नेक्स्ट क्लासेज ऑल्सो. तो अगर इस चैप्टर का कंसेप्ट को अगर अच्छे से क्लियर रखोगे तो आगे आपको नेक्स्ट क्लासेज में ये जो चैप्टर है वो बहुत ईजी से आपको समझ में आएगा और ईजिली से सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले इसमें दो वर्ड्स हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल. तो ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों वर्ड्स का मतलब को समझना है. जैसे कि आप देख रहे हो कांस्टेंट और वेरिएबल. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट है मतलब उसका वैल्यू फिक्स है, मतलब वो कभी चेंज नहीं कर सकता है ना. जैसे एग्जांपल देखो, अगर कांस्टेंट है, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 5, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 5, तो 5 का मतलब सिर्फ 5 होता है. ये कभी भी आपको 5.1 नहीं हो सकता है या फिर ये आपको 4.99 नहीं हो सकता है. तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू फिक्स. तो जिसका वैल्यू फिक्स होता है वो होता है कांस्टेंट. तो किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू फिक्स होगा तो इसका मतलब वो उसको आप एक न्यूमेरिक वैल्यू से दिखा सकते हो. न्यूमेरिक वैल्यू मतलब एक नंबर से. तो मतलब जितने भी आप नंबर जो कि नंबर लाइन के ऊपर में जानते हो वो सारे एक तरह से आपके लिए कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गए. जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं -5 बात करूँगा तो ये भी मेरे लिए कांस्टेंट हो गया. अगर मैं -3 अगर मैं 2 बात करूँगा तो ये भी मेरे लिए कांस्टेंट हो गया. अगर मैं 0.5 बात करूँगा तो ये भी मेरे लिए कांस्टेंट हो गया. तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है. और किसी का भी अगर वैल्यू फिक्स होगा तो यानी कि वो एक नंबर होगा तभी उसका वैल्यू फिक्स होगा. जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 5 जो है उसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट 5 ही है, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है. 5 का 5.1 नहीं लिख सकते हो या 4.9 नहीं लिख सकते हो. तो कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स होता है वो सारे आपके लिए कांस्टेंट है. इसका मतलब जो भी न्यूमेरिक वैल्यू, कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू से, मतलब नंबर लाइन में जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे लिए आपके लिए कांस्टेंट. अब नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसका वैल्यू वैरी करता है. वैरी का मतलब क्या होता है, चेंज करना. तो जिसका भी वैल्यू वैरी करता है, चेंज करता है, वो सारे वेरिएबल्स आ गए. तो किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू अगर चेंज करता है तो वेरिएबल हो गया. तो उसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं है. तो पर्टिकुलर वैल्यू अगर नहीं है इसका मतलब वो आपके लिए वेरिएबल है. तो वेरिएबल के लिए उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, तो कभी भी इसको हम एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर से नहीं दिखा सकते हैं. तो इसलिए हमेशा हमेशा इसको एक अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं. जैसे आप देखोगे जनरल में यूज़ करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं, या आप y यूज़ कर सकते हो, z यूज़ कर सकते हो, a यूज़ कर सकते हो, b यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट. ठीक है, तो ये वेरिएबल्स का वैल्यू क्या होता है, वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है. तो फिक्स नहीं होता है तो आप इसको हम लोग अल्फ़ाबेट से शो करते हैं. तो कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स और वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा. जैसे सपोज़ करो कि मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसा करो कि कल हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको 10 रुपये लेकर के आना होगा. तो जब मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूँ और इसके लिए आपको 10 रुपये लेके आने हैं, तो मैं यहाँ पे तो आपको फिक्स बता दिया हूँ कि यहाँ पे आपको 10 रुपये लेके आना है, मतलब आप 10 रुपये ही लेकर के आओगे. तो इसका मतलब वो क्या हो गया, कांस्टेंट. और अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि कल हमारे स्कूल में फेट है तो आप अपने हिसाब से पैसा ला सकते हो. तो अपने हिसाब से पैसा ला सकते हो तो कोई बच्चा 10 रुपये भी ला सकता है, 50 रुपये भी ला सकता है, 100 रुपये भी ला सकता है, या नहीं भी ला सकता है. तो उसके लिए तो वैल्यू फिक्स नहीं है. इसका मतलब वो क्या हो गया, वेरिएबल. तो वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है वो हो गया आपके लिए वेरिएबल, और जिसका वैल्यू फिक्स होता है वो होता है कांस्टेंट. ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल साइन. तो बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल साइन जो हमारे पास होता है वो होता है प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड. तो ये जो 4 साइन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल साइन. ठीक है, देखो
तो कांस्टेंट और वेरिएबल तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर मैं आपस में रिलेट करूँगा बाय द हेल्प ऑफ दिस बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल साइन, अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में रिलेट करता हूँ एक पॉजिटिव के साथ, माइनस के साथ, इनटू के साथ या डिवाइड के साथ, मतलब उसको आपस में रिलेट करता हूँ बाय यूजिंग सम ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल साइन। ठीक है, तो कैसे मैं रिलेट कर सकता हूँ? देखो, अगर मैं ऐड के साथ, देखो कांस्टेंट, तो कोई भी कांस्टेंट, सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर है 10, तो ये मेरे लिए कांस्टेंट है। वेरिएबल, मान लो कि मेरे लिए एक वेरिएबल x है, तो इन दोनों को रिलेट करना है प्लस के साथ में, तो मैं भी इसको बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 + x लिख सकता हूँ, 10 + x लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं x + 10 भी लिख सकता हूँ। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मेट लिख सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं एक कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में रिलेट कर रहा हूँ एक साइन के साथ, जो कि है प्लस का साइन। ठीक है, या फिर अगर मैं माइनस का साइड करता हूँ तो मैं इसको 10 - x लिख सकता हूँ, या फिर इसको x - 10 लिख सकता हूँ। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट नंबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, x को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 10 में, लेकिन यहाँ पे 10 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है x में। लेकिन बेसिकली हम दोनों को रिलेट किससे कर रहे हैं? माइनस से। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई से रिलेट करना चाहते हो तो अगर मैं इसको लिखूँगा 10 × x, 10 × x, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 10x। ठीक है, तो आप याद रखना कि कभी भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट को पहले लिखते हैं और वेरिएबल को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल को किससे रिलेट किया जा रहा है? मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो समझ जाना कि वहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब एक डिवीज़न का देख लेते हैं। अगर ये 10 है, अगर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x के साथ में, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है x को डिवाइड किया जा रहा है 10 से। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म है, आप समझते हो इसको बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 को डिवाइड किया जा रहा है x से, और यहाँ पे x को डिवाइड किया जा रहा है 10 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल को मैं आपस में कैसे रिलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग सम ऑफ द बेसिक फंडामेंटल साइन। मतलब ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड से एक कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में आप कैसे रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो टर्म आप देख रहे हो, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, तो ये जो कॉम्बिनेशन जो बना, मतलब एक कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में जो अब कंबाइंड किए, इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल इज गोइंग टू कंबाइन टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ द सम ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल साइन, दैट इज द प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इट इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर आपस में आप अटैच करते हो, उनके बीच में एक रिलेशन निकालते हो, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है टर्म। ठीक है, तो मैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। जैसे देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4x + 3y, 4x + 3y, है ना, 4x + 3y। तो ये मेरे लिए क्या है? एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखो टर्म्स का मतलब क्या होता है, देखो तो यहाँ पे देखोगे टर्म, यहाँ मैंने लिख कर रखा है सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 4 और x किस में है? मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे 3 और y किस में? मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये और इनके बीच में एक रिलेशन किसका है? एडिशन का है, एडिशन का। तो इसका मतलब यहाँ पे 4x एक अलग टर्म हो गया और 3y एक अलग टर्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए, 2 टर्म। यानी कि टर्म जो होता है वो हमेशा किससे सेपरेट होगा? प्लस या माइनस से होगा। अगर मैं सिंपल यहाँ पे अगर 4x लिखूँगा, 4 × x लिखूँगा, तो मैं तो इसको 4x लिख सकता हूँ, 4x। तो ये मेरे लिए जो हुआ, ये बिल्कुल मेरे लिए क्या हो गया? वन टर्म, क्योंकि टर्म जो होता है वो किसी से सेपरेट होगा? प्लस या माइनस से होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये ऐसा रहता है कि 4x/y अगर y है, 4x/y, तो ये मेरे लिए पूरा कंप्लीट क्या है? एक टर्म है, क्योंकि 4 और x आपस में मल्टीप्लाई में है और उसको पूरे को डिवाइड कर रहे हैं किससे? y से। तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया? वन टर्म ओनली, वन टर्म। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा रहता है 4x² - 2x + 5, अगर ये ऐसा टर्म है, तो इसमें देखो यहाँ और यहाँ माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, यानी कि आप देखो ये आपके लिए पूरा एक टर्म हो गया, ये आपके लिए पूरा एक टर्म हो गया, और ये पूरा एक टर्म हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है यहाँ पे कि टर्म को हमेशा सेपरेट करते हैं प्लस या माइनस से। तो यहाँ पे माइनस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इससे पहले देखो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। टोटल कितने सारे आपको दिख रहे हैं? 3 डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं। इसका मतलब इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म्स, यानी कि इसमें 3 टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ
5x² बाई वाई प्लस 3x² वाई प्लस 7xy और प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखना है कितने सारे टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस का साइन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। तो प्लस के पहले वाला ये पार्ट, ये आपके लिए एक टर्म हो गया, ये प्लस और ये प्लस के बीच में ये आपके लिए कितना हो गया, सेकंड हो गया। ये प्लस और ये प्लस के बीच में ये हो गया, और प्लस के बाद एक और बचा हुआ ये, तो कितने हो गए 1 2 3 4। तो कितने सारे टर्म हो गए इसमें, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हम लोग सीखें, टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स जो होते हैं कि वो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस को छोड़ करके उसके पहले और उसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे, वो जो नंबर्स आप लिखे रहेंगे वो सारे आपके लिए टर्म्स होंगे। ठीक है, और टर्म्स जो होते हैं हमेशा किससे सेपरेट होते हैं, प्लस या माइनस से, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले लिखता हूँ मैं इसको 4x² माइनस 3xy माइनस 9y²। अगर अभी मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि इसमें आप टर्म बताओ, टर्म कितने सारे टर्म हैं, तो आप बहुत आराम से बता दोगे कि ये दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 और दिस इज़ 3। आप कितना बोलोगे, बिल्कुल 3 टर्म। यस, आप समझ गए इसका मतलब, आपका भी जवाब बिल्कुल 3 टर्म है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कोफिशिएंट। तो देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें 3 टर्म है। अगर मैं यहाँ पे 4x² को लेता हूँ, 4x² को, तो 4x² में आप देखोगे ये जो सिर्फ नंबर वाला पार्ट है, यानी कि ये नंबर आप देख रहे हो ना, नंबर, इसको उन्हें बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये जो है इसको उन्हें बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। मतलब कोई भी टर्म में जो सिर्फ नंबर प्रेजेंट होगा, नंबर मतलब कांस्टेंट वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे आया x², क्या बचा x²। तो अगर मैं पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² पूछूंगा, तो जिसका भी आपको कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ के उस टर्म में जो भी प्रेजेंट होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो x² को छोड़ के और क्या प्रेजेंट है, 4, तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट क्या हुआ, 4। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, मैं दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ पे -3xy। तो इसमें अगर मैं बात करूँगा, ये -3 मेरे लिए क्या हो गया, -3 मेरे लिए हुआ यहाँ पे माइनस जो 3 है, -3 ये मेरे लिए हुआ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ना, ये मेरे लिए हुआ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ आप मेरे को बताओ कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं पूछूंगा x, मैं पूछूंगा x का क्या कोफिशिएंट है, तो इस टर्म में आप देखोगे x को छोड़ करके जो बचेंगे वो सारे हो जाएंगे x के कोफिशिएंट। तो अगर इस टर्म में x को अगर मैं कवर करता हूँ, तो देखो क्या क्या बच रहा है, -3 और y। तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3y। वैसे अगर मैं पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं y पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ y, तो y को छोड़ करके क्या बच रहा है, -3x। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -3x। वैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है इसमें, -9। और ऐसा पूछूंगा कि y² का कोफिशिएंट क्या है, तो 9। बिल्कुल ईजी था। कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 9xy² और प्लस 7xyz। तो सबसे पहले इसमें आपसे मैं टर्म पूछूंगा, कितने सारे टर्म हैं। अब बिल्कुल आपका आंसर कितना होगा, 2, बिल्कुल सही आंसर है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 2 टर्म। अब मैं अगर पूछूंगा इस टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है, 9। अब मैं पूछूंगा कि इसमें जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसका, x का, तो x का कोफिशिएंट, तो x को कवर अप करोगे तो क्या बच रहा है, 9y²। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, 9y²। अगर मैं पूछूंगा कि कोफिशिएंट अगर मैं y² का पूछूंगा, तो y² को कवर करोगे, जो बचा वही कितना बच रहा है, 9y। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 9x, क्योंकि y² है ना, तो y² को आप कवर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9x। तो इसका मतलब कोफिशिएंट, जिसका भी आप कोफिशिएंट निकालना चाहते हो उस टर्म में, तो उस टर्म में जिसका भी आप कोफिशिएंट निकालना चाहते हो उसको छोड़ के बाकी जो टर्म बचेंगे वो उसके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 7 क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ना।
अगर मैं x का कोफिशिएंट बात करूँगा x का, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 7yz। अगर मैं y का पूछूंगा कोफिशिएंट तो 7xz। अगर मैं z का पूछूंगा तो 7xy। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे, कुछ बेसिक्स टॉपिक थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और बेसिक्स टॉपिक। आई होप जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो और सारे टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से समझना है। थैंक यू वेरी मच।